तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि साइबर सेफ्टी के बारे में, कि जब हम इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं या हम ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट हम किसी ट्रबल में ना फंसें और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सिक्योर रख पाएँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइबर सेफ्टी के बारे में, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सॉरी, ठीक है। अब आपको पता है साइबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आप ऑनलाइन करते हो तो उसको हम बोलते हैं साइबर। और क्राइम आपको पता है कि अगेंस्ट द लॉ, तो कोई भी ऐसा काम जो इंटरनेट पे किया जाए और वो लॉ के अगेंस्ट हो उसको बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। अब साइबर क्राइम के अंदर बहुत सारी ऐसे क्राइम्स हैं जो आपने सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि फिशिंग है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हैं, इलीगल डाउनलोडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिशिंग के बारे में। तो फिशिंग आप सब लोगों ने आई थिंक सुना होगा। फिशिंग क्या होता है कि मान लो एक बैंक की साइड से आपको एक ईमेल आया, ठीक है। ईमेल में ये बोला गया कि आपका जो अकाउंट है वो, मतलब हमारे बैंक के जितने अकाउंट्स हैं उनका सबका पासवर्ड हम लोग चेंज कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो आप भी इस लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है वो अपडेट कर लीजिए। जो लिंक है वो लिंक ईमेल के अंदर ही दिया था, मतलब ईमेल के अंदर ही एक लिंक था और बोला था कि इस लिंक पे क्लिक करो और अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो अपडेट कर लो। आपने ये चेक किया कि ये ईमेल जो है उसमें जो ईमेल आईडी लिखी हुई थी वो बैंक की थी। जैसे आपका अकाउंट अगर एचडीएफसी बैंक में है तो वो एचडीएफसी बैंक की साइड से ईमेल आया था। अब आपने उस पर क्लिक किया, आपका एक वेब पेज ओपन हो गया और उस पर भी पूरा ऐसा ही लुक था जो कि एचडीएफसी बैंक का ही है वो। उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, अपना आईडी पासवर्ड डाला, पुराना वाला फिर नया वाला, और आपने सबमिट कर दिया तो आपको बोलेगा कि ठीक है आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैकर्स के पास चली गई और उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज़ कर लिया। शायद आपके पैसे निकाल सकते हैं वो उससे, ठीक है, या किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू कोई बंदा ये बोले कि मैं कोई और बंदा बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप उसकी बात मान जाओ और उसके अकॉर्डिंग जो वो आपको करने को कहे वो आप कर दो। आई थिंक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है जमतारा, ठीक है, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। तो वो इसी के ऊपर है, पूरा पूरा फिशिंग के ऊपर है वो। उसमें क्या होता है कि जैसे बैंक की साइड से बंदे कॉल करते हैं कि भाई हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपको एक टूर पैकेज हम लोग दे रहे हैं फ्री में, आप हमारे लकी कस्टमर हो, तो अपना जो कार्ड वगैरह है वो उसका नंबर बता दो, आपके पास एक ओटीपी आएगा सो दैट हम आपको वेरीफाई कर पाएँ कि आप वही हो, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को लगता है कि भाई हाँ हमारा लकी ड्रॉ निकला होगा, टूर पैकेज मिल रहा है फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना कार्ड नंबर उनको बताते हैं, उनके फ़ोन पे एक ओटीपी आता है और जस्ट उनके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो है वो फिशिंग के अंदर आती है, इसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं, ठीक है, कि आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन लेके आपके कार्ड का क्लोन बना के, क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, आपके कार्ड का क्लोन बना के और वो ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। कई बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोई बंदा इंडिया का बंदा है और उसका कार्ड जो है वो मान लो अमेरिका में यूज़ हुआ है और उसको पता भी नहीं है, तो उसके कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी हैकर के पास चली गई और उस कार्ड की इंफॉर्मेशन से उसने कोई भी ट्रांजैक्शन कर ली। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड। तो इसलिए आप जब भी अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पे डालो तो आप ये इंश्योर कर लो कि भाई ये वेबसाइट जो है ये सिक्योर है और मेरी इन्फॉर्मेशन को कहीं आगे किसी को नहीं बेचेगी। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बेची जाती है। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपके जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जैसे अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कंपनी सेल करती हैं, ठीक है। तो आप जहाँ तक हो सके ना सिर्फ एक या दो ही ऐसी कोई भी
थर्ड पार्टी जो सर्विस है वो यूज़ करो और उसी में अपनी कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो सेव करो और जहाँ पे भी पेमेंट करनी है उनका यूज़ करो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया के अंदर पेटीएम जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो रही है, ऑलमोस्ट हर जगह पे पेटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आप पेटीएम का यूज़ जो है वो कर सकते हो। वहीं पेटीएम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, तो आप अगर कैशबैक के चक्कर में पड़ के कि पहली 2 जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर इतना कैशबैक मिलेगा, तो आप अलग अलग ऐप्स जो है वो डाउनलोड कर लेते हो और अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके डाल देते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जगह पे पहुँच गई। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल के लिए पेपल ऐसी पेमेंट सर्विस है जो इंटरनेशनली हर जगह वैलिड होती है। अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पेपल पे अकाउंट बना के वहीं से ट्रांजैक्शन करो। डायरेक्ट अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन कहीं भी मत डालो, पेपल के थ्रू आप ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हो। तो इसीलिए 1-2 सर्विस आप यूज़ करो पेमेंट के लिए, हर जगह पे जाके अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा इलीगल डाउनलोडिंग, जैसे आप लोग कोई भी गाने डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, मूवीज़ करते हो डाउनलोड, ये सब कुछ इलीगल होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एक मूवी बना रहा है, एक वेब सीरीज बना रहा है और उसके बाद लोग फ्री में उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये इलीगल जो एक्टिविटी होती है। तो इसके थ्रू अगर आपको ट्रैक कर ले तो आपको जेल भी हो सकती है। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं एमटेक कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा एक जूनियर था जो हॉस्टल के अंदर रहता था। वहाँ पे उसने क्या किया कि हॉस्टल का वाईफाई यूज़ करके, आजकल तो जो टॉरेंट है वो कम लोग यूज़ जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि पीछे कुछ बवाल हुआ था टॉरेंट को लेके, तो इसलिए टॉरेंट अब काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आज से लगभग 8 साल पहले टॉरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो उसने एक वेब सीरीज डाउनलोड की टॉरेंट से। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने जो डाउनलोड की वो एक्टिविटी किसी ने ट्रैक कर ली, कोई भी एजेंसी जो इन सब चीज़ों को ट्रैक कर रही है कि इलीगल डाउनलोडिंग ना हो, उसने ट्रैक कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि उसने इंस्टीट्यूशन का वाईफाई यूज़ किया था, तो उस कंपनी ने डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को मेल किया कि आपका वाईफाई से ये वेब सीरीज डाउनलोड हुई है और इस आईपी एड्रेस से हुई है डाउनलोड। उन्होंने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी शेयर किया कि इस आईपी एड्रेस से ये डाउनलोड हुई है। तो इंस्टीट्यूट वालों ने उस बंदे को ट्रैक किया और उसको कॉलेज से निकाल दिया। ये सच्ची बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ये हुआ था। तो इसीलिए इलीगल एक्टिविटी होती है डाउनलोड करना। लेकिन क्योंकि आजकल सब लोग जो है वेब सीरीज है, मूवीज़ है, तो ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, सॉन्ग्स हैं डाउनलोड कर रहे हैं, तो जब तक चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन वैसे एज पर द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम ये एक इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, देखो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर चाइल्ड पोर्न वीडियोस बैन है। ठीक है, आप लोग 12th में हो, यू नो अबाउट ऑल दीज पोर्न वीडियोस, तो क्या होती हैं। लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इसके अंदर पोर्न वीडियोस बैन है, स्पेशली चाइल्ड पोर्न वीडियोस। चाइल्ड जिनकी उम्र या तो 14 से कम है या 18 से कम है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी कंटेंट, ऐसा नहीं है कि बनाना बैन है, बनाना तो बैन है ही, इसको अपने फ़ोन के अंदर रखना भी बैन है, इलीगल है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी वीडियो आती है कहीं से, तो आप उसका जो कंप्लेंट है वो पुलिस के अंदर कर सकते हो। तो चाइल्ड पोर्न वीडियो रखना क्राइम है, उसको सर्कुलेट करना क्राइम है, कि अगर आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भेजी है वो भी एक क्राइम है। ठीक है, तो आप सबको ये सारी चीज़ें इसलिए आपके सिलेबस में है ताकि आपको पता हो कि आप फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है और किन चीज़ों से आप फंस सकते हो। तो ऐसी वीडियोस आपके फ़ोन में भी नहीं होनी चाहिए और ना ही आप किसी को उसको सर्कुलेट करोगे, क्योंकि अगर आपने किसी को भेजा और उसने कहीं आगे भेज दिया तो ये क्या होता है, चेन पूरी बन जाती है और आपको ये पता नहीं होता कि
कि वो वीडियो कब ऐसे बंदे के पास पहुंच गई जिसने जाके आगे कंप्लेंट कर दी। ठीक है, मान लो आपने अपने फ्रेंड को भेजी, उसने अपने 2 फ्रेंड को भेजा, उसने अपने 5 फ्रेंड को भेजा, ऐसे ये वीडियोस हजारों लोगों के पास पहुंच गई। अब उसमें से कोई एक बंदा ऐसा निकला, उसने जाके कर दी कंप्लेंट कि भाई ऐसी वीडियो आई थी मेरे पास। अब ये देखो कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो वो पूरी बैक ट्रैकिंग करेगी कि उसके पास कहां से आई, इस बंदे के पास पीछे से कहां से आई और पीछे से कहां से आई। तो ऐसा मत सोचो कि आपने अगर भेज दी और आपकी कंप्लेंट नहीं हुई तो आप बच गए, आगे जाके भी किसी और ने कंप्लेंट कर दी तो भी आप पीछे जब वो बैक ट्रैक करेंगे कि इसके पास कहां से आई, इसके पास कहां से आई, इसके पास कहां से आई, तो उसमें भी आप फंस सकते हो। तो इसीलिए ऐसी किसी वीडियो को आप ना ही रखेंगे ना ही सर्कुलेट करेंगे। साइबर बुलिंग, बुली का मतलब क्या होता है कि किसी को छेड़ना, तो किसी को बुरा भला बोलना। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर कई बार क्या होता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं, टांग खींचना जिसको बोलते हैं, उसको बुलिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी आपके फ्रेंड ने कोई वीडियो पोस्ट की, कोई फोटो पोस्ट की फेसबुक पे, ट्विटर पे, आपने उस पर जाके गंदे गंदे कमेंट डाल दिए। ठीक है, उसकी इमेज को डाउन करने के लिए आपने उल्टा सीधा कुछ डाल दिया इंटरनेट पे, इसको बोलते हैं साइबर बुलिंग और ये क्राइम होता है। अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी, आपके दोस्त ने, तो आप लोग फंस सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है घूरना। जैसे आप किसी को भी अगर घूर के देख रहे हो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो ये एक क्राइम होता है। अब जैसे फिजिकली किसी को घूरना आमने सामने बैठ के, ठीक है, या कोई जा रहा है या जा रही है उसको घूर के देखना, तो ऑब्वियसली आपकी कंप्लेंट हो सकती है और पुलिस आपको आपको पकड़ सकती है। लेकिन अगर आप इंटरनेट का यूज करके सेम काम कर रहे हैं, अब आप बोलोगे कि इंटरनेट का यूज करके मैं किसी को घूर कह सकता हूं, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी की भी एक्टिविटी पे नजर रख रहे हो कि अब वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब उसने कौन सी फोटो पोस्ट की, उसने वो कब लाइव आई थी या आया था, वो किस किस की फोटोज उसने लाइक की, किस किस की फोटोज उसने शेयर की। ठीक है, उसके कहाँ कहाँ पे अकाउंट्स हैं, उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी क्या है, ये साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। और साइबर स्टॉकिंग करना भी एक साइबर क्राइम है। तो किसी ने अगर आपकी कंप्लेंट की तो आप फंस सकते हो। साइबर टेररिज्म आपको पता है, आतंकवाद होता है। तो अगर आप इंटरनेट का यूज करके कोई भी ऐसी वीडियोस या पोस्ट डाल रहे हो जिससे कोई भी आतंकवादी घटना हो सकती है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, तो इट काउंट्स अंडर साइबर क्राइम। तो ये इसको बोलते हैं साइबर टेररिज्म। किसी भी तरीके के भड़काऊ बयान, चाहे वीडियो की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में हो, ये सारे साइबर क्राइम के अंडर आते हैं। तो आपको ये सब इनसे दूर रहना है। ठीक है, वायरसेस को क्रिएट करना, बनाना और उसको दूसरे के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, फोन में भेजना। देखो वायरस क्या होते हैं, वायरस भी एक कंप्यूटर कोड होता है। कंप्यूटर के अंदर आप बोलते हैं ना कि वायरस आ गया, फोन के अंदर वायरस आ गया, हैंग हो रहा है, तो वायरस भी एक कंप्यूटर कोड होता है। तो कंप्यूटर कोड, आपने ऐसा कंप्यूटर कोड किया, आपने वायरस बना लिया उसको, और उसको आपने अपने फ्रेंड के यहाँ पे जो किसी कंप्यूटर पे भेज दिया या किसी भी अननोन के कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया। आप चाहते हो कि उसकी जो भी कंप्यूटर वगैरह है उसको हैंग करना चाहते हो, या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो चाहते हो कि वो लीक करके वो वायरस आपके पास भेज दे। तो इस तरीके का वायरस क्रिएट करना और उसको स्प्रेड यानी फैलाना भी एक साइबर क्राइम है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले एक साइबर अटैक हुआ था, रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना, रैंसमवेयर, वेयर मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर। तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कोड जिसके थ्रू आप फिरौती मांग सकते हो, उसको बोलते हैं रैंसमवेयर। तो क्या हुआ था उस अटैक में कि रैंसमवेयर जो है ये इंटरनेट पे पूरी तरह फैल गया था। तो अलग अलग कंप्यूटर पे जाके ये इंस्टॉल हो रहा था। तो अगर रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर पे आ गया तो वो क्या काम करता है, वो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा। जैसे आप जब कंप्यूटर
ओपन करते हो, ऑन करते हो तो लॉक स्क्रीन आती है ना, जिस पे आप पासवर्ड डालते हो, उसके बाद कंप्यूटर ऑन होता है। तो इसी तरीके से रैंसमवेयर भी आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा और आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। और वो आपको बोलेगा कि आपको इतनी पेमेंट करनी है, उस पर पेमेंट लिखी होती है और ये भी लिखा होता है कैसे करनी है। तो वो आपको बोलेगा कि आपको ये पेमेंट करनी है और ये पेमेंट जब आप कर दोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो अनलॉक हो जाएगा। तो वो क्या है आपसे, वो आपसे फिरौती मांगता है ताकि आप वो पैसा उसको दो, तभी वो आपके कंप्यूटर को अनलॉक करेगा। तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, आप इसका सर्च करना, इसने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया था, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को। इसके बारे में सर्च करना, पढ़ना इसके बारे में। साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप किसी के भी बारे में इंसल्टिंग कमेंट करना, ठीक है, किसी का उल्टा सीधा बोलना, किसी की इमेज को खराब करना, इन सारी एक्टिविटीज़ में अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हो, इन सारी एक्टिविटीज़ का किसी के बारे में, या तो उसको आप गलत पोस्ट कर रहे हो, उसके फोटोज़ पे, वीडियोज़ पे गलत कमेंट डाल रहे हो, या फिर आपने ही कोई पोस्ट डाला है और किसी के बारे में डाला है, उसके बारे में उल्टा सीधा लिखते हुए डाला है कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, इस टाइप से, तो ये आता है साइबर ट्रोल एंड बुलिंग के अंदर। और ये एक साइबर क्राइम है। तो अगर आपकी कंप्लेंट हुई तो आपको जेल हो सकती है। साइबर बुलिंग, साइबर ट्रॉल्स जो है ना, वो बुलिंग का ही पार्ट होता है। साइबर ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग के अंदर आप किसी को पर्सनल मैसेज करके भी अगर उल्टा सीधा बोलते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें साइबर बुलिंग के अंदर आती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अभी किया था हमने डिस्कस। तो साइबर स्टॉकिंग, मैंने आपको अभी बताया था कि ऑनलाइन किसी को स्टॉक करना यानी किसी को घूरना, ठीक है, उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो ऑनलाइन अगर आप किसी को हैरेस कर रहे हो, हैरासमेंट पता है ना आपको, अगर आप ऑनलाइन किसी को हैरेस कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ईमेल्स भेज के या आप उसको ऑनलाइन मैसेज भेज के, तो ये साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। जनरली क्या होता है कि साइबर स्टॉकर्स जो होते हैं, जो साइबर स्टॉकिंग करते हैं, वो अपना नाम जो है ना वो सामने लेके नहीं आते हैं। जैसे उन्होंने कोई ऐसी फेसबुक की या ट्विटर की ऐसी फेक आईडी बना ली, अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम से, ठीक है, और उसके बाद किसी के भी अकाउंट पे जाके उसको मैसेज करना शुरू कर दिया, उसको ईमेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसको लगता है ये कि हमें कोई जो है वो पहचान नहीं पाएगा कि ये ईमेल कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है। तो जनरली साइबर स्टॉकर्स जो होते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो सीक्रेट रखते हैं, ताकि वो अपना काम जो दूसरे को स्टॉक करने का काम है ना, वो करते रहें और किसी को ये पता ना हो कि ये काम कौन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइबर यानी ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स आपको पता है पैर के छाप होते हैं। जैसे आप चलते हो रेत पे, तो जैसे आपके पैर के छाप बनते रहते हैं, उसको बोलते हैं फुटप्रिंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब होता है कि आप कोई भी काम ऑनलाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ प्ले कर रहे हो, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेव होती रहती हैं कि आपने क्या क्या एक्टिविटी की है। उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स, कि आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, आपके निशान जो हैं वो कहीं ना कहीं सेव हैं। तो आप ये मत सोचो कि अगर आपने किसी दूसरे का अकाउंट बना लिया किसी दूसरे के नाम से और आपने ये सारे साइबर क्राइम करने शुरू कर दिए, आपको लगेगा कि भाई मैं तो सामने आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी आईडी से नहीं किया है। तो ये सब आपका वहम है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट सेव होते हैं और जब आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई तो साइबर सेल वाले आपको पकड़ लेंगे कैसे ना कैसे। इसके अलावा जो साइबर स्टॉकर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एक साइबर स्टॉकर हूं, मुझे किसी को स्टॉक करना है। अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया कि मैंने उसकी ईमेल आईडी, मुझे पता लगी कि उसकी ईमेल आईडी ये है, उसकी ईमेल आईडी मैंने कहीं पे जाके सब्सक्राइब कर दी। आपको पता है कि ऑनलाइन हम सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं,
सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, जैसे न्यूज़ लेटर्स होते हैं। न्यूज़ लेटर क्या होते हैं कि कोई भी वेबसाइट कोई भी नई चीज़ जब लॉन्च करती है, कुछ आती है, तो वो जिन जिन ने उसको सब्सक्राइब किया होता है उनके पास ईमेल वगैरह भेजती है। ठीक है, जैसे आपने यूट्यूब का कोई भी चैनल सब्सक्राइब किया होता है और उस चैनल पे जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पास। ट्रू, ठीक है। तो मुझे आपकी ईमेल आईडी पता लगी, मैंने वो ईमेल आईडी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके डाल दी कि आप कोई भी नई चीज़ जब कोई भी नई चीज़ लॉन्च करोगे या पोस्ट करोगे तो उसका ईमेल आ जाएगा। ठीक है, मतलब जिस बंदे को उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी ईमेल आईडी पे अब ये सारे मेल्स आने शुरू हो गए। और ये मेल्स जो हैं ये ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ही अनवांटेड हो। ठीक है, मतलब आपने किसी मान लो पॉर्न वेबसाइट पे उसकी ईमेल आईडी जाके डाल दी, अब वहाँ से भी ईमेल आ सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी करना जो है वो साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है कि किसी और की ईमेल आईडी कहीं और पे जाके डाल दिया आपने और फिर उस बंदे के पास जगह जगह से मेल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो OLX पे या कहीं पे भी इस तरीके की जो वेबसाइट होती है OLX टाइप की कि आप कुछ बेच रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए कि भाई कोई चीज़ डाल दी कि मैं अपनी कार बेच रहा हूँ और उसमें उनका नाम और फ़ोन नंबर डाल दिया। अब उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, वो बेचना भी नहीं चाह रहे लेकिन उनके पास फ़ोन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ़ोन नंबर और नेम अब OLX पे पड़े हुए हैं। अब आप समझिए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती है। ओके, स्प्रेडिंग र्यूमर्स ऑनलाइन। र्यूमर्स होती हैं अफवाहें। ऑनलाइन किसी भी तरीके की अफवाह फैलाना भी साइबर क्राइम के अंडर आता है। मतलब आपने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी होंगी। बेंगलोर में कुछ टाइम पहले दंगे हुए थे। कुछ टाइम पहले अगर आप जाके नेट पे सर्च करोगे तो वो दंगे सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि वहाँ पे अफवाहें जो हैं वो फैलाई गई थी इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के थ्रू र्यूमर्स फैलाना जो है वो साइबर क्राइम के अंडर आता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि आजकल है ना न्यूज़ चैनल्स की बजाय लोग फेसबुक ट्विटर की जो न्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फेसबुक पे किसी ने कुछ पोस्ट डाल दिया उल्टा सीधा कुछ भी, कोई भी न्यूज़ बना के, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, लोग उसको बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, तो र्यूमर्स ना फैले ये भी हमारा ही एक दायित्व होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि र्यूमर्स ना फैले ऑनलाइन। अब र्यूमर्स सिर्फ फेसबुक से नहीं फैलते, सबसे ज़्यादा र्यूमर्स आज के टाइम पे फैलते हैं व्हाट्सएप से। कि आपके पास कहीं से व्हाट्सएप आया, ठीक है, आपके पास कहीं से व्हाट्सएप आया, कोई न्यूज़ है, कोई भड़काऊ न्यूज़ है, ठीक है, चाहे आपके रिलीजन के बारे में है। अब उसको आपने बिना वेरीफाई किए कि ये सच है या झूठ है, आपने अपने दोस्तों को भेज दिया, तो आप भी अब अफवाह फैला रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो अफवाह क्रिएट की हो, मतलब वो मैसेज आपने बनाया हो तभी वो क्राइम है। नहीं, आपने फॉरवर्ड किया है तो भी वो क्राइम है। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था ना कि पोर्न वीडियोस, चाइल्ड पोर्न वीडियोस सिर्फ बनाना क्राइम नहीं है, उसको रखना और उसको फॉरवर्ड करना भी क्राइम होता है। ऐसे ही अफवाह वाले मैसेज सिर्फ बनाना तो क्राइम है ही, उसको फॉरवर्ड करना भी क्राइम होता है। क्यों? अब सेम एग्जाम्पल है वही कि आपके पास कोई मैसेज आया, ठीक है, रिलीजन के ऊपर था, वो उल्टे सीधे कमेंट थे उसके अंदर, आपको गुस्सा आया, आपने अपने फ्रेंड्स को भेज दिया उसको। अब वो चीज़ जो थी वो एक र्यूमर था, वो अफवाह थी, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, आपने अपने फ्रेंड्स को भेज दिया उसको, ठीक है, उन्होंने आगे भेज दिया और कोई दंगा हो गया मान लो। अब जब एजेंसीज उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये दंगा क्यों फैला, तो उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा, उनके फ़ोन चेक किए, उसके बाद पता लगा कि इस टाइप के मैसेज आए थे। अब उन्होंने देखा कि ये मैसेज कहाँ से आया था, तो अगेन उन्होंने बैक ट्रैकिंग शुरू की कि इसके पास कहाँ से आया, यहाँ से आया था, तो इसके पास कहाँ से आया, पीछे से आया था, पीछे से कहाँ से आया था, तो ऐसे आते आते वो आप तक भी पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए साइबर र्यूमर्स को, ऑनलाइन र्यूमर्स को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके पास
जब भी कोई मैसेज आए, कोई वीडियो आए, कोई भी इमेज आए, उसको आगे भेजने से पहले आप उसको वेरीफाई कर लो कि ये सच है या झूठ है। वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसके बारे में गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, मान लो आपके पास एक मैसेज आया, ठीक है, कि भाई कल हमारे स्कूल बंद है, कल की छुट्टी है स्कूल की। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने का क्या होता है तरीका कि आप अपने टीचर से पूछ लो, आपके टीचर आपको बता देंगे कि छुट्टी है या नहीं है। वहीं आपके पास मैसेज आया और आपने बिना किसी से कंफर्म किए सारे फ्रेंड्स को भेज दिया, सबको लगा कि भाई मैसेज आया छुट्टी है, और कोई भी स्कूल में नहीं पहुंचा। अब जब प्रिंसिपल ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि इस तरीके का मैसेज जो है ये स्प्रेड हुआ था, और उसमें आप भी फंसोगे। क्यों? क्योंकि आपने भी वो मैसेज भेजा है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी मैसेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, कुछ भी आप फॉरवर्ड करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो उसको सबसे पहले वेरीफाई कर लो कि क्या वो सच है या नहीं है, उसके बाद इसको फॉरवर्ड करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड करने का मतलब है कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के, वो सही है या गलत है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। क्यों? क्योंकि अगर आप वो मुझे भेज रहे हो तो अब उस चीज के रिस्पॉन्सिबल आप हो कि आपने वो चीज सही भेजी है या गलत भेजी है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। अब ये है कि मुझे पता लग गया कि भाई ये साइबर क्राइम्स होते हैं, इस तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं। अब मैं उसको रिपोर्ट कहाँ पे कर सकता हूँ कि मेरे साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, या फिर मान लो आपके पास कोई ऐसा भड़काऊ ऑडियो वीडियो आया है, ठीक है, आपको लगता है कि इसके थ्रू कुछ उल्टा सीधा हो सकता है और आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हो कि मैं कहाँ पे इसको रिपोर्ट करूँ। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए साइबर सेल होता है। हर पुलिस डिपार्टमेंट में एक साइबर सेल होता है। साइबर सेल का काम होता है ऑनलाइन इसी टाइप की एक्टिविटीज़ को रोकना, उसको ट्रैक करना। ठीक है, तो आप साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। इसके अलावा आजकल कंप्लेंट जो है ये ऑनलाइन भी होनी शुरू हो गई है, तो आप पुलिस के पोर्टल पे जाके, पुलिस की वेबसाइट खोल के, वहाँ पे भी किसी भी साइबर क्राइम के बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अभी स्कूल में हो तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपने टीचर्स को इन्फॉर्म जो है वो आप कर सकते हो कि आपको जानकारी ना हो कि मैं कहाँ पे इसको रिपोर्ट करूँ, किसको मैं कॉल करूँ, तो आप अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्म कर सकते हो इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये सब आप लोगों को पता ही है कि फेसबुक है, फेसबुक के अंदर हम फोटोज़ जो हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, किसी की वीडियो लाइक कर सकते हैं, तो ये सारे काम हम फेसबुक पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर के ऊपर हम टेक्स्ट मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं, और आज के टाइम पे तो हम ट्विटर के हेल्प से वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं और इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा लिंक्डइन। लिंक्डइन भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, लेकिन लिंक्डइन का जो मेजर रोल है वो एक प्रोफेशनल टाइप का एक यू कैन से एनवायरनमेंट देना है। जैसे अगर आपको कोई जॉब वगैरह चाहिए तो आप लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग कंपनीज के मैनेजर होते हैं, एचआर होते हैं, वो भी लिंक्डइन पे होते हैं। तो आपको जिस टाइप की जॉब करनी है उस टाइप के आप लोग सर्च करके उनसे कनेक्ट हो सकते हो, सो दैट वो फ्यूचर में जब भी कोई पोस्ट करे तो आपके पास पता हो कि उन्होंने कौन कौन सी जॉब्स निकाली हैं। तो आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। सो लिंक्डइन बेसिकली अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बिल्ड स्पेशली टू परस्यू योर करियर। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम मेजरली पिक्चर शेयरिंग वेबसाइट है कि आप अपनी इमेजेस वगैरह इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगेन आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। जैसे आप वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हो, आप चैटिंग भी अपने फ्रेंड्स के साथ, मैसेज जो है वो भी शेयर कर सकते हो। तो ये सारी हमारी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आप कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, आपने कोई
फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ परचेज की है, अमेजोन पे कुछ परचेज किया है, आपने फेसबुक पे जाके अपने फ्रेंड की प्रोफाइल को देखा है, कुछ भी किया है आपने, तो ये सारा कुछ एक्टिविटी जो है ये इंटरनेट पे स्टोर होती रहती है। इसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो गया है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके कुछ सर्च करते हैं, मान लो आपको कोई बुक परचेज करनी है, मान लो वो कंप्यूटर साइंस की बुक परचेज करनी है, आपने सर्च किया फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, ओके, आपने उसको बंद कर दिया। अब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ आपने सर्च की थी उसी की एड्स आनी जो है वो शुरू हो जाती हैं, उसी टाइप की ऐड आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको ऐड में वो बुक्स वगैरह ही जो है वो दिखती रहेंगी। या फिर आपने मान लो कोई फ़ोन सर्च किया है, तो अब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उन वेबसाइट्स पे जो ऐड आएंगे वो सारे फ़ोन्स के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ट्रैक होती है? तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं, उसी डेटा की हेल्प से ये सारे एडवर्टीजमेंट्स आपको शो होते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आपका डेटा जो है, अब आप ये देखिए कि आपने जो डेटा डाला था वो फ्लिपकार्ट पे पोस्ट किया था, आपने जो सर्च किया था, मान लो आपने फ़ोन सर्च किया था, आपने बुक सर्च की थी, वो फ्लिपकार्ट पे सर्च की थी, लेकिन वो वही इंफॉर्मेशन अब आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे उस पर जो ऐड आ रहे हैं वो फ़ोन के आ रहे हैं, बुक्स के आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं? तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट्स की फॉर्म में सेव होती रहती है और अलग अलग वेबसाइट्स उसका यूज़ करती हैं। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने किया तो किसी को पता नहीं लगा, वो पता लगेगा ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन कुछ भी काम करते हो तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन रहने का सबसे बेस्ट बिहेवियर क्या है, कि आप किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए आपका जब आप ऑनलाइन जाते हो, और कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम के अंडर आती हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तभी तो आप वो काम फ्यूचर में रिपीट नहीं करोगे, है ना। आप मान लो कोई, अगर आपको पहले से नॉलेज होगी कि कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम के अंडर आती हैं, तो आप ऐसा कोई भी काम ऑनलाइन करोगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। तो हमने आज जो डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम के अंडर आती हैं, तो आई होप कि आपको अब एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा कि आपको ऑनलाइन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग्स, ये आजकल है ना बहुत ही फेमस हो गया है कि लोग जो हैं ये प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी चेंज करना शुरू कर दिया लोगों ने। पहले तो क्या था कि सबकी सब चीज़ ओपन थी, कि मान लो मैं बात करता हूँ फेसबुक की, तो आप किसी की भी प्रोफाइल जाके फेसबुक पे, पहले के टाइम पे आप किसी भी प्रोफाइल पे जाते हो, उसने क्या क्या फोटोज़ पोस्ट की हैं, क्या क्या उसने इमेजेस वीडियोस पोस्ट किए हैं, ये सब आप चेक कर सकते थे। उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका फ़ोन नंबर का क्या है, क्या नाम है उसका, कौन कौन से उसके रिलेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले इजीली चेक कर सकते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे फेसबुक ने बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स डाल दी हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दिखें जो आपके दोस्त नहीं है, तो आप ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये चेंज कर सकते हो। तो आजकल आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं हो और आप उसकी प्रोफाइल जाके देखते हो, तो बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको लॉक्ड मिलेंगी, लॉक्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज कर दी है कि मेरी प्रोफाइल के अंदर फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स वगैरह वही लोग देख पाएं जो मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, यही चीज़ आप अगर इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो उसमें भी है कि इंस्टाग्राम पे किसी ने 500 फोटोज पोस्ट की हुई हैं, लेकिन आप वो देख तभी पाओगे जब आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होंगे। तो इस टाइप की प्राइवेसी सेटिंग्स आप भी चेंज कर सकते हो। ये है ना बहुत हद तक आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अननोन बंदे के पास आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं, तो वो आपके अगेंस्ट उसको यूज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें यूज होती हैं तो ऑब्वियसली ये उसी ने किया होगा जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है पहले से। तो आप भी अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे प्राइवेसी जो सेटिंग्स है वो चेंज कर लो आज ही जाके।
आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हो तो उसमें नीचे होता है कि इसको कौन कौन देख सकता है, कि क्या सिर्फ आप इसको देख सकते हो या आपके फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सेटिंग्स चेंज करके जो है ये सेट कर सकते हो। आपको कौन कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो आपको कहाँ कहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई भी रैंडम बंदा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे, तो आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके वो चेंज कर सकते हो कि या तो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कि वही लोग आपको भेज सकते हैं जो आपके फ्रेंड के फ्रेंड्स हों। क्या क्या रूल्स हैं इंटरनेट यूज करने के? पहला है बी ऑथेंटिक। आप ऑनलाइन जब भी जाओगे तो ऑथेंटिक मतलब आप सच्चे रहोगे, आप ऑनेस्ट रहोगे, आप कोई भी उल्टी सीधी गलत बात पोस्ट नहीं करोगे, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे पोस्ट नहीं करोगे। तो ये सबसे पहला रूल है। सेकंड है यूज अ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर होता है कि आपने, अगर मान लो आप कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हो तो आपने पहले ही बता दिया कि ये चीज जो है ये इसके बारे में है, इसके बारे में नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। जैसे आप लोगों ने, आपने कोई भी मूवी देखी होगी या कोई सीरियल देखा होगा, उसमें स्टार्टिंग में आता है डिस्क्लेमर कि भाई इस स्टोरी का किसी भी प्लेस से, किसी भी पीपल से, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये प्योरली क्या है, एक फिक्शनल है, मतलब एक सोच से हमने ये कहानी बनाई है, इसका किसी भी आदमी से, किसी भी जगह से कोई लिंक नहीं है, इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है, और आप कोई भी अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहते हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो ये मैंडेटरी होता है कि आप नीचे डिस्क्लेमर लिख दो कि ये मेरी पर्सनल सोच है, मेरी कंपनी की सोच नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में ये बहुत आम है कि अगर कोई बंदा, मान लो कांग्रेस का बंदा है, उसने कोई भी चीज़ अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे पोस्ट कर दी और उसने ये पोस्ट की कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, ये मेरा खुद का विचार है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने ये पोस्ट कर दिया। समझ रहे हो ना आप? अगर वो अपने पोस्ट के साथ में ही लिख दे नीचे डिस्क्लेमर डाल के कि ये मेरा पर्सनल थॉट है, ये मेरी पार्टी का थॉट नहीं है, मेरी पार्टी की विचारधारा ये नहीं है, ये मेरा खुद की सोच है, तो इसलिए हम लोग डिस्क्लेमर लिखते हैं कि अगर आपको अपना पर्सनल व्यू देना है, अपनी कंपनी का, अपनी पार्टी का व्यू नहीं देना, तो आप नीचे पोस्ट के साथ में डिस्क्लेमर जरूर डालना चाहिए आपको। नेक्स्ट है डोंट पिक फाइट्स ऑनलाइन। आप ऑनलाइन किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा पता नहीं किस लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपको कोई भी ऑनलाइन कोई भी फाइट्स जो हैं वो पिक नहीं करनी है, कोई भी लड़ाई में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे क्या होता है कई बार कि किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपकी लैंग्वेज के अगेंस्ट, मान लो कुछ भी आपके लैंग्वेज के अगेंस्ट, आपके कंट्री के अगेंस्ट, तो इन सारी चीज़ों में आपको ऑनलाइन लड़ना नहीं है किसी से। नेक्स्ट है डोंट यूज फेक नेम्स। आपको ऑनलाइन फेक नेम्स यूज नहीं करने हैं। जैसे आपने किसी और के नाम से फेसबुक की आईडी बना ली, ट्विटर की आईडी बना ली, अब आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी दोस्त को बदनाम करने के लिए, रिश्तेदार को बदनाम करने के लिए उसी के नाम से आईडी बना ली, उसी की फोटो डाल दी, एक फेक आईडी बना के, फेक आईडी में उसी का नाम डाल दिया, उसी की फोटो डाल दी। अब उसके बाद आप गलत तरीके की फोटो पोस्ट कर रहे हो, कोई उल्टे सीधे कमेंट पोस्ट कर रहे हो और लोगों को लगेगा कि वो बंदा पोस्ट कर रहा है, तो आपको किसी भी तरीके का नकली नाम यूज नहीं करना है इंटरनेट पे। आप जब भी कोई भी चीज ऑनलाइन पोस्ट करो तो आपको ये चीज हमेशा एक क्वेश्चन करना है खुद से कि क्या ये पोस्ट अगर आप ये चीज किसी को फेस टू फेस अगर आप ये चीज बोल सकते हो तो आप उसको पोस्ट भी कर सकते हो। ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि आप जब भी कोई चीज पोस्ट करो तो
आप अपने से एक क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं यही चीज किसी को आमने सामने बैठ के बोलूंगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो गुस्सा होगा, ठीक है, या उसको पसंद नहीं आएगा? तो ये सारे थॉट आपके माइंड में आने चाहिए ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले भी, कि अगर ये चीज मैं किसी को फेस टू फेस बोलूंगा या फेस टू फेस दिखाऊंगा तो उसका रिएक्शन अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर आपका आंसर आएगा कि ये बुरा होगा तो आप उस चीज को ऑनलाइन पोस्ट मत करना। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट योर ऑडियंस। ऑडियंस वो होती हैं जो आपके फोटोज को देख रही हैं, आपके पोस्ट को देख रही हैं, उसको लाइक कर रही हैं, ठीक है। तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसे अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करने हैं, गालियां वगैरह पोस्ट नहीं करनी है, उल्टी सीधी फोटोज वीडियोस पोस्ट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज पोस्ट करोगे, मान लो फेसबुक पे आपने पोस्ट किया, तो वो उन सबको दिखेगा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। तो आपको अपने ऑडियंस का रिस्पेक्ट करना है। आपको 8वां पॉइंट है कि दूसरों के सेंटिमेंट्स का भी पोस्ट करना जो है वो ध्यान रखना है। मान लो अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिक्स की बात करता हूं, आप सपोर्ट करते हो बीजेपी को, आपका फ्रेंड सपोर्ट करता है कांग्रेस को, मान लो, ठीक है। तो आपने कोई पोस्ट किया कि भाई कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा लिख के पोस्ट किया आपने, तो ऑब्वियसली वो आपके फ्रेंड को पसंद नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ? आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, जस्ट बिकॉज उसको अलग पार्टी पसंद है, आपको अलग पार्टी पसंद है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने जो पर्सनल व्यूज हैं वो अपने तक रखो, आप उसको ऑनलाइन पोस्ट मत करो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने 6th पॉइंट में बताया था कि क्या आप किसी पार्टी की, अगर आप कांग्रेस की बुराई आप कर रहे हो ऑनलाइन, तो अगर आप वही सेम चीज अपने फ्रेंड के सामने बैठ के बोलोगे तो क्या उसको पसंद आएगा? अगर उसका आंसर नहीं है कि उसको पसंद नहीं आएगा तो उसको पोस्ट मत करो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको किसी भी टाइप के पॉलिटिकल कमेंट्स हो, रिलीजियस कमेंट्स हो, किसी के धर्म पे कमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी पोस्ट करते हो तो। और लास्ट है मॉनिटर कमेंट्स। अब अगर आपने कोई चीज पोस्ट की है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप उस पे क्या क्या कमेंट आ रहे हैं उसको भी मॉनिटर करना, ठीक है। क्या होता है कि मान लो आपने कोई चीज पोस्ट की, कोई फोटो या कोई वीडियो शेयर की फेसबुक पे, अब किसी ने उस पे जाके कोई गाली कमेंट जो है वो कमेंट में डाल दी, अब ऑब्वियसली आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो क्योंकि वो आपने पोस्ट की है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है कि आप उस कमेंट को जाके डिलीट करो, ठीक है। तो कमेंट्स को मॉनिटर करना कि किस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं, कि कमेंट सही है या कमेंट गलत है। अगर आपको लगता है कि ये कमेंट्स जो हैं ये सब लोगों के लिए सही नहीं है, कि सब लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो ये सब लोगों के लिए सही नहीं है, किसी टाइप की गाली है, किसी टाइप का कोई ऐसा लिंक है, ठीक है, किसी ऐसी वेबसाइट का, अब ऑब्वियसली कमेंट पे तो कुछ भी आ सकता है। किसी ने किसी पॉर्न वेबसाइट का लिंक डाल दिया आपकी फोटो के नीचे कमेंट करके, तो ऑब्वियसली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस कमेंट को जाके रिमूव करो, ठीक है। तो मॉनिटर कमेंट्स भी एक रूल है जब आप इंटरनेट यूज करते हो।